अब मात्रा के संरक्षण के अर्थ को समझने की कोशिश करते हैं। माँ अपने बच्चों में सेब के टुकड़े समान विभाजित करना चाहती है। वो उसे दो बराबर हिस्सों में काटती है। एक आधे को वास्तव में छोटे टुकड़ों में काटती है और एक बच्चे को देती है, और वो दूसरे बच्चे को वह दूसरे आधे हिस्से को दो बड़े टुकड़ों में काटती है और उसे देती है। यहाँ हम सब जानते हैं, ऐसी स्थितियों में जब माँ नाश्ता देती है तो बच्चे अधिक या कम मात्रा में होने के बारे में लड़ते हैं। क्या होता है, माँ ने बराबर मात्रा में दिया है, ठीक है, हालांकि एक बच्चे के हाथ में बहुत सारे छोटे टुकड़े हैं। एक बच्चे के हाथ में बहुत सारे छोटे टुकड़े होते हैं और दूसरे के हाथ में दो बड़े टुकड़े होते हैं। क्या इसका मतलब है कि उन्हें अलग या असमान मात्रा मिली है? क्या इसका मतलब है कि किसी को फल का अधिक हिस्सा मिला और दूसरे को कम? नहीं ना। एक फल को दोनों बच्चों में समान भागों में विभाजित किया गया है। हालांकि एक बच्चा सोचता है कि मेरे पास बड़ा टुकड़ा है, इसलिए मेरे पास अधिक मात्रा है, और दूसरा सोचता है कि इसके कई टुकड़े हैं और इसके लिए इसकी मात्रा अधिक है। तो हम इसे ही संरक्षण कहते हैं, क्योंकि बच्चों को अभी तक मात्रा की अवधारणा के बारे में पता नहीं है। यह समग्रता में संरक्षण की अवधारणा है। अब मैं आपको दिखाती हूँ संरक्षण के प्रयोग कैसे करते हैं। कुछ टीएलएम लेते हैं। बच्चे इस मात्रा के बारे में सोचते हैं कि यह अधिक है और ये कम है। यह कैसे स्पष्ट करेंगे? आइए हम एक को दूसरे से जोड़ें और पिछले वाले की तरह जांच करें, जैसा हमने पहले किया था। इस समूह से एक को दूसरे समूह से एक के सामने रखें। यहाँ देखिए, मैं किसी क्लिप के साथ दूसरी क्लिप की जोड़ी नहीं बना रही। मैं अलग अलग चीजों को एक दूसरे के साथ मिला रही हूँ, समान वस्तुओं को एक साथ नहीं। इसके बजाय इन सभी को सामूहिक रूप से वस्तु माना जाता है। जब उन्हें इस तरीके से व्यवस्थित किया जाता है तो इस समूह में इस समूह के मुकाबले कम वस्तुएं हैं। पर बच्चों ने पहले क्या सोचा था? उन्हें लगा था ये समूह अधिक है क्योंकि ये समूह दिखने में बड़ा है, इसने ज्यादा जगह ली। पर अब वे समझे हैं कि इसमें ज्यादा मात्रा है। एक और पहलू है, हमने इन सभी चीजों को एकत्रित रूप से वस्तु माना है। हमने इसे क्लिप ऐसा निर्देशित नहीं किया। इस समूह में एक क्लिप और इस समूह में ज्यादा क्लिप, इसका अर्थ ये नहीं कि इस समूह में ज्यादा वस्तुएं हैं या वर्क काउंटर इस समूह में ज्यादा है या इस समूह में कम। ये अवधारणा नहीं है। हम इन सभी को वस्तुएं मान रहे हैं। इसी को मात्रा का संरक्षण कहते हैं। अभी हमने जो अवधारणा सीखी, इसे हम गिनती सीखने के बाद दोहरा सकते हैं और उनको याद दिलाएंगे, ताकि बच्चे गिनती करेंगे और तुलना कर सकेंगे और देख सकेंगे कि कौन सी संख्या अधिक है और कौन सी कम। उदाहरण के लिए, पहले हमने तुलना की थी गेंदों की बल्लों से। उसमें भी कितनी वस्तुएं हैं, वस्तुओं की कुल संख्या क्या है, इसकी हमने तुलना की थी। इसे मात्रा के संरक्षण के भाग के रूप में पूछा जा सकता है। बच्चों को ये सिखाने के बाद ये सारी अवधारणाएं उन्होंने तुलना की और विश्लेषण किया कि किस में ज्यादा है, कितना ज्यादा है। माँ ने मुझे चॉकलेट दी, उसने मेरे भाई को भी चॉकलेट दी, लेकिन मुझे लगता है कि मेरे भाई के पास ज्यादा है। माँ ने उसे कितनी दी? क्या करना चाहिए? गिनती सीखनी पड़ती है। अब ये कैसे करेंगे, देखते हैं। गिनती गानों से भी सीख सकते हैं। छोटे बच्चे जो कक्षा 1 और 2 में है, हम उनसे गाना गवाते हैं, एक्शन गाने। वे नृत्य, खेल और गायन से सीखते हैं, जैसे हम बचपन में गाते थे। हर प्रादेशिक भाषा में
गिनती के लिए बाल गीत होते हैं। जैसे अंग्रेजी में है 1 2 बकल माई शू, जो हम लंबे समय से गाते आ रहे हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है, बच्चों को नियमित रूप से अभ्यास करना पड़ता है ताकि वो संख्या और अंक अनुक्रम में हमें बता सके। इसका मतलब अंक 1 से 9 तक की एक श्रृंखला, जहां 1 के बाद 2 और 2 के बाद 3, उन्हें मौखिक रूप से पढ़ाया जाना चाहिए। एक बार वे इसे सीख लेंगे, जब इसकी अच्छी पकड़ प्राप्त करें, तो बाद में मौखिक गिनती के अनुसार वस्तुओं की गिनती कैसे करें ये सिखाया जा सकता है। नियमित अभ्यास से वे ये जान पाएंगे। अब हम मौखिक गिनती सिखाने के तरीके से बहुत अवगत है। सभी शिक्षकों द्वारा ये सालों से सिखाया जा रहा है। इसके आगे इस पर और जोर देने की कोई जरूरत नहीं है। इसके बजाय टीएलएम की मदद से, साथ ही मौखिक गिनती के साथ, आइए हम वस्तुओं को गिनने का प्रयास करें। आमतौर पर छोटे बच्चों को शुरुआत में 1 से 5 तक के अंक सिखाए जाते हैं। बाद में 6, 7, 8, 9 अगले चरण में सिखाए जाते हैं। लेकिन आप सभी यह पहले से जानते हैं, मैं एक साथ 1 से 9 तक सिखाऊंगी और मौखिक कहूंगी भी। आप कक्षा में पढ़ाने के लिए अपनी सुविधा से तरीका चुनें। अब हम कुछ वर्क काउंटर लेंगे और बच्चों से पूछेंगे कि आप तो गिनती जानते हैं। मैं हर एक वर्क काउंटर एक एक करके रखूंगी और आपको अंक गिनने हैं और मुझे बताना है, ठीक है? तो हमारे पास है 1 2 3 4 5 6 7। अब बताओ, हम किस अंक पे रुके थे? 7, है ना? 1 2 3 4 5 6 7। हम 7 पे रुके। इसका मतलब यहाँ 7 वर्क काउंटर है। कितने हैं? बहुत अच्छे, यहाँ 7 है, ठीक है? आपने अनुक्रम में गिनना शुरू किया और आप गिनते रहे, तो किस अंक पे आप रुके? आपके पास उतने अंक यहाँ है। यहाँ कुछ पीले क्यूब्स हैं। क्या आप मुझे गिनने में मदद करोगे? आपने सीखा है ना? चलो यहाँ 1 से 9 तक गिनते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। बहुत अच्छे। यहाँ कितने हैं? यहाँ 9 पीले क्यूब्स हैं। बहुत अच्छे। इसी तरह बच्चों को बुलाकर संख्या माला का उपयोग करके गिनती सिखाएं। एक लड़का एक छोर को पकड़े रखे और एक लड़की दूसरे छोर को पकड़े। वे कहाँ से गिनती शुरू कर सकते हैं? यहाँ से शुरू करना जरूरी नहीं है। अगर उन्हें लाल मन के पसंद है तो यहाँ से। ये शुरुआती बिंदु है। यहाँ से वे गिनना शुरू कर सकते हैं। क्या हम कुछ मनकों की गिनती कर सकते हैं? हमें इस पैच में गिनती करनी है। मनके सरकाने के लिए कुछ जगह बनाते हैं। अब बोलो 1 2 3 4 5 6 7। कितने हैं हमारे पास? तो 7 मनके हैं हमारे पास। अब निरीक्षण करें, जहां से हमने शुरू किया था वहीं से गिनती शुरू करें। हम यहाँ से शुरू कर सकते हैं, या तो हम इस ओर से भी शुरू कर सकते हैं, लेकिन हम बीच से गिनना शुरू नहीं कर सकते क्योंकि यह गलत होगा। तो उन्हें एक श्रृंखला में गिनना होगा जहां से उन्होंने शुरू किया है।